हेलो स्टूडेंट्स, एमएस पॉइंट बाय पंकज मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज मिश्रा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि 12वीं क्लास के अंदर 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, जिसके लिए कम समय बचा। उस कम समय के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खड़ा करना है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, वही 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे ही। तो अंत तक आप मेरे साथ जुड़िए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खड़ा करें। ओके स्टूडेंट्स, तो 50 क्वेश्चन और हम 50 क्वेश्चन में आज पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ कम समय ज़्यादा स्कोर, मेरे साथ मेहनत करें। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे हमें चाहिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और हम ज़्यादा स्कोर खड़ा करें। तो मैं आपके लिए आया हूँ ताकि मेरे साथ आप 14-15 दिन यानी कम समय में ज़्यादा स्कोर करने के लिए जुड़ें, मेरे साथ पढ़ें और अंत तक जुड़े रहें। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा। यानी इसके अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। या तो आपसे पूछेगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, या सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। यानी आपको पता चला कि दो क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन अगर कुछ भी आता है तो हमें आंसर यही लिखना होगा। तो पहला है कि आपको यह भी पता है कि दो बड़ी महाशक्ति, पहली महाशक्ति यूएसए और दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर। तो यूएसए जो कि आपको पता है जो पूंजीवादी है, और यूएसएसआर जो कि साम्यवादी देश है। ठीक है। तो नंबर एक, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी सोवियत संघ जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा, एक सुपर पावर बना। लेकिन सुपर पावर जब बना तो बनने के बाद अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा मजबूत थी। यानी मैंने क्या बोला आप लोगों को कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो फिर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, समझ में आया। नंबर दो, सोवियत संघ ने क्या क्या काम किया। सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफी उन्नत थी। इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन में क्या थे, इनके पास खनिज, तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद शामिल थे। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके। अगर सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके और आवागमन बड़े सुव्यवस्थित थे और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। अब नंबर 4 में देखो, सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है, सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा उन्नत थी। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ के अंदर पिन से लेके कार तक की सभी चीजों का निर्माण किया गया। ठीक है। अगले आता है कि सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर दिया। इसका मतलब उन्होंने, अब न्यूनतम जीवन क्या होता है सभी को पता है। जैसे कि सरकार ने उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, लोक कल्याणकारी जैसे कई प्रकार के काम किए और उनको रियायती दरों पर उपलब्ध कराया। और बताया जाता है कि सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी नहीं थी। एंड लास्ट पॉइंट, मिल्कियत यानी कि संपत्ति। मिल्कियत का प्रमुख जो रूप होगा वो राज्य का स्वामित्व होगा, यानी वो राज्य के नियंत्रण में होगा। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा। यानी कि इसका एक तरीके से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो पहला पॉइंट कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। और उसके बाद सोवियत संघ की संचार प्रणाली, उसके पास बहुत उन्नत थी। उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, उन्हीं के पास खनिज, तेल, लोहा और यहां तक कि मशीनरी उत्पाद शामिल थे। वहीं पे तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके जो बड़े आवागमन सुव्यवस्थित थे, जो कि विशाल प्रणाली के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग वो काफी मजबूत था, क्योंकि सोवियत संघ अपने देश में पिन से लेके कार तक की सभी वस्तुओं का निर्माण करता था। ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है कि सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर दिया। उन्होंने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा और लोक कल्याण जैसे कई प्रकार की रियायती दरों पर उपलब्ध कराया। और लास्ट पॉइंट है कि मिल्कियत का स्वामित्व जो होगा
वो राज्य उसका स्वामित्व होगा, वो राज्य के नियंत्रण में होगा। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा सोवियत प्रणाली की विशेषताएं और दूसरा क्वेश्चन बनेगा सोवियत प्रणाली की कमियां। अब बात आती है कि सर सोवियत प्रणाली की कमियों का मतलब क्या था? वही कमी थी जिसके कारण सोवियत संघ टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका विघटन हो गया। तो विघटन होने के कारण क्या थे, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, यानी सोवियत संघ पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और उसके बाद यही नौकरशाही प्रणाली सत्तावादी हो गई, शासन में आ गई। शासन में आने के बाद नागरिकों का जीवन और कठिन होता चला गया। यानी मैंने पहला पॉइंट क्या बताया आप लोगों को कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यही नौकरशाही सत्तावादी हो गई, जिससे आम नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। वेरी गुड, आगे चलें। सोवियत संघ में एक ही दल, अब एक ही दल कौन, यानी एक ही पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी, वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 70 साल तक शासन किया और 70 साल तक का शासन था। इस दल का सभी संस्थाओं पे और सभी पार्टियों पर नियंत्रण लगा रखा था। उसके बाद आता है जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। अगला, सोवियत संघ के नक्शे में देखें तो सोवियत संघ में 15 गण राज्य थे, और जब सोवियत संघ में 15 गण राज्य हैं तो 15 गण राज्यों में रूस का हर मामलों में प्रभुत्व था, हर मामले में उसका दबदबा था, जो कि बाकी जो अन्य देश थे सोवियत संघ के, वो अपने आप को दमित महसूस करने लगे। और लास्ट पॉइंट कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि बुनियादी ढांचे में, परिवहन, ऊर्जा के मामले में भी पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ रहा था। तो एक बार हम फिर रिपीट करेंगे सोवियत प्रणाली की कमियां, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट है कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यही प्रणाली सत्तावादी हो गई और जिससे आम नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। नंबर 2, सोवियत संघ में एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 70 साल तक शासन किया, और उसी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी पार्टियों पर और सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश लगा दिया, जिससे यही पार्टी जो थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सोवियत संघ के नक्शे में कितने गण राज्य? 15 गण राज्य, और 15 गण राज्यों में रूस का सबसे अधिक बोलबाला था और रूस का हर मामलों में उसका प्रभुत्व था, जबकि सोवियत संघ के अन्य देश बाकी जो थे वो अपने आप को दमित महसूस करने लगे। एंड लास्ट, नंबर 4, सोवियत संघ में जो प्रौद्योगिकी और यहां तक कि बुनियादी ढांचे जैसे कि परिवहन, ऊर्जा, इन सभी मामलों में वो पश्चिमी देशों से सोवियत संघ पिछड़ता जा रहा था। क्या होता जा रहा था? तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन था सोवियत प्रणाली की विशेषताएं और दूसरा क्वेश्चन था सोवियत प्रणाली की कमियां। इतना क्लियर है? ओके, अब आता है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 सुपर पावर मैंने बताया। अब आता है तीसरे क्वेश्चन में कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आउट है एग्जाम में, हर साल हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको बड़े अच्छे से समझेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन होने का जो पहला था वो था आर्थिक और राजनीतिक कमजोरियां, यानी सोवियत संघ की 2 कमजोरी थी, एक आर्थिक कमजोरी थी और एक राजनीतिक कमजोरी थी। तो आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी कैसे था? सुनो कि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक अंदरूनी कमजोरी के कारण वे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, यानी सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी के कारण वे लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद से यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा, यही था सबसे बड़ा कारण। क्या कारण था? कि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी के कारण वे लोगों की आकांक्षाओं और लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। यही सबसे बड़ा कारण था सोवियत संघ के पतन का। और कई सालों तक जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध थी, वो बढ़ी नहीं रही थी, वो गतिरुद्ध थी। उसके बाद से और उपभोक्ता वस्तु, अब उपभोक्ता वस्तु में क्या आ जाता है? जो जरूरत की चीजें होती हैं उसमें भी धीरे धीरे जो थी गिरावट आती चली गई। तो यानी मैंने अभी आपको बताया कि सोवियत संघ का जो पहला कारण था पतन होने का वो था आर्थिक और राजनीतिक कमजोरियां। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा है संसाधनों का गलत प्रयोग। अब संसाधनों का गलत प्रयोग कैसे? क्योंकि सोवियत संघ के पास जितने भी संसाधन थे उन्होंने अपने संसाधनों का अधिकांश जो हिस्सा था उसका प्रयोग परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर लगाया।
यानी सोवियत संघ के पास जितना भी संसाधन था उसका सारा का सारा पैसा उन्होंने किस पे लगाया? परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामानों पे खर्च किया। और यही नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों पे खर्च किया, यानी कि पूर्वी यूरोप के जितने भी सोवियत संघ के साथ जितने भी देश थे उनके ऊपर, उनके विकास पर ज्यादा खर्च किया, जिससे कि उनके ऊपर काफी और ये ताकि सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। यानी पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पे खर्च किया ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। उसके बाद इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक संकट दबाव बढ़ गया, यानी उसके ऊपर गहरा आर्थिक दबाव बनता चला गया और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाया। तो दो कारण मैंने आपको बताया, पहला क्या है? राजनीतिक और आर्थिक कमजोरियां, और दूसरा है संसाधनों का गलत प्रयोग। अब आ जाओ तीसरा, पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, यानी तीसरा हेडिंग। इसमें क्या बोला गया है कि पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में, यानी पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के नागरिकों को जानकारी बढ़ी। उनको अब पता चला कि सोवियत संघ को नागरिकों को क्या पता चला कि जो पश्चिमी देश है वो क्या कर रहे हैं? वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। वे अब वो क्या कर सकते थे? यानी सोवियत संघ के नागरिक अपने देश की अर्थव्यवस्था का और पश्चिमी देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते थे? भाप सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद और ये बात हुआ, लेकिन सच्चाई अब ये हुआ कि सोवियत संघ जो था वो पिछड़ चुका था। सोवियत संघ क्या हुआ? पिछड़ चुका था, और सोवियत संघ के लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अभी आप पहले आगे देखो। एक दल का प्रभुत्व, यानी चौथा, सोवियत संघ के पतन का चौथा कारण एक दल का प्रभुत्व। कैसे? सोवियत संघ जो कि प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, यानी सोवियत संघ जो कि प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से क्या हो चुका था? वो गतिरुद्ध हो चुका था, रुक चुका था। और सोवियत संघ पर एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी, और वही कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 70 सालों तक शासन किया, और बाकी दूसरी पार्टी पर इसने अंकुश और प्रतिबंध लगा रखा था। और अब यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। इतना समझ में आ गया। एंड नंबर 5, गोर्बाचेव के सुधार, यानी कि पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। उधर पश्चिमी देशों में प्रौद्योगिकी के मामले में और यहां तक कि सूचना के मामले में बड़ी तेजी से क्या हो रही थी? क्रांति हो रही थी, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। और वहीं पर ही और सोवियत संघ जो था, यानी गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की बराबरी पे लाने के लिए पहले क्या काम किया? उन्होंने पहले अपने संबंध सामान्य किए। अपने संबंध मतलब जो होड़ लगती थी ना, कैसे होड़ लगती थी कि पश्चिमी देशों ने हथियार बनाया तो सोवियत संघ भी क्या कर रहा है? अपना हथियार बनाने में लगा हुआ है। लेकिन सोवियत संघ ने क्या कहा? सोवियत संघ ने अपने संबंधों को सामान्य कर लिया। उसके बाद सामान्य बनाने और यहां तक कि लोकतांत्रिक रूप दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप दे दिया, कुछ सुधार की नीति चलाई, जिसको देख करके धीरे धीरे लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी कि भाई अब जो है देश तरक्की करेगा। लेकिन हुआ ये नहीं, बल्कि पूर्वी यूरोप के जितने भी साम्यवादी देश थे वो एक पे एक के बाद एक और एक के बाद क्या होते चले गए? गिरते चले गए। और लास्ट में सोवियत संघ का विघटन बड़ी तेजी से होने लगा। इतना समझ में आ गया? फिर दोबारा सुनो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो मैंने पहला कारण क्या बताया? सुनो, राजनीतिक आर्थिक कमजोरियां। क्या था इसके अंदर? कि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी के कारण वे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। इतना समझ में आ गया? और सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई सालों तक जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो चुकी थी? वो गतिरुद्ध हो चुकी थी, और उपभोक्ता वस्तुओं में भी बड़ी संख्या में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। आ गया समझ में? एंड नंबर 2, दूसरा आता है संसाधनों का गलत प्रयोग। इसका मतलब कि सोवियत संघ अपने संसाधनों का क्या करता था? वे सोवियत संघ अपने संसाधनों का अधिकांश प्रयोग परमाणु हथियारों, सैन्य साजो सामानों और पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों पर क्या किया? खर्च किया। क्यों? ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। उसके बाद इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत जो था इस व्यवस्था का सामना नहीं कर पाया। तीसरा, पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण। अब ये क्या है? सुनो कि पश्चिमी देश की तरक्की के बारे में
किसको पता चला? सोवियत संघ के नागरिकों को जानकारी बढ़ी। और अब वो क्या कर सकते थे? वो सोवियत संघ के नागरिक अपने देश की राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था में अंतर भाग सकते थे, ठीक है ना। और कई सालों से क्या बताया जा रहा था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है, मगर सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था। वेरी गुड, आगे सुनो। उसके बाद जिसके कारण सोवियत संघ के नागरिकों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। और चौथा पॉइंट, एक दल का प्रभुत्व। सिंपल है कि सोवियत संघ में एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कितने साल तक? 70 साल तक शासन किया, ठीक है ना। और अब यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह, और ये वही पार्टी थी जिसने सोवियत संघ के अंदर कई सारे अन्य पार्टियों पर प्रतिबंध लगा रखा था, अंकुश लगा रखा था। और आता है गोर्बाचेव के सुधार। अब सुनो, पश्चिमी देश किस किस के मामलों में? सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में तरक्की कर रही थी, क्रांति हो रही थी, समझ में आ गया। और सोवियत संघ जो था वो उनकी तुलना में क्या होता जा रहा था? वो पिछड़ता जा रहा था। तब उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य किया। उन्होंने कुछ सुधार की नीति चलाई, लोकतांत्रिक नीति चलाई, उनके साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये सारी चीजें मिलने लगी तो और भी इच्छाएं बढ़ने लगी। मगर हुआ क्या? क्योंकि हुआ यह कि सोवियत संघ की आंतरिक और बाहरी इतनी सारे संकट गहराता चला गया कि पूर्वी यूरोप के बाद साम्यवादी सरकार एक के बाद एक क्या होती चली गई? गिरती चली गई। और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन तेजी से बढ़ने लगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या क्वेश्चन है? सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्लिन की दीवार। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। जो बर्लिन वो जर्मनी की राजधानी है। तो हुआ ये, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में, यानी सरगर्म दौर का मतलब क्या था? पूरे विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। उसी बीच में बर्लिन की घटना हुई। क्या घटना थी? सुनो। यानी शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार को खड़ी किया गया, और उसके बाद ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया। तो क्वेश्चन आता है, एक नंबर में पूछेगा कि भाई शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसको माना जाता है? बर्लिन की दीवार को। वेरी गुड, आगे सुनो। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और उसके बाद से साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजित हो गया। अब कैसे विभाजित हो? आगे सुनो। क्योंकि 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में खड़ा किया गया। और यह दीवार पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है ना। और उसके बाद यह दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी, और 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी। लेकिन हुआ क्या? जो पश्चिमी जर्मनी था वो बड़ी तेजी से क्या करने लगा? आर्थिक तरक्की करने लगा। लेकिन जो पूर्वी जर्मनी था उसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। जर्मनी एक हो गया, और एकीकरण होने के बाद से ही साम्यवाद के पतन की शुरुआत हो गई, उसके विघटन की शुरुआत होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चीजें क्लियर होंगी। बर्लिन की दीवार सुनो। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। ओके, यानी शीत युद्ध चल रहा था और कौन सी दीवार खड़ी किया गया? और बर्लिन किसकी राजधानी? जर्मनी की राजधानी। वेरी गुड। और यही दीवार शीत युद्ध का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया, ठीक है ना, में विभाजन हो चुका था। 1961 में बनी ये दीवार, जबकि ये पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को क्या करती है? ओके, अब सुनो। ये पश्चिमी जर्मनी है, ये पूर्वी जर्मनी है। पश्चिमी जर्मनी ने अमेरिका यानी पूंजीवाद, और पूर्वी जर्मनी ने जो कि साम्यवाद, किसके? यूएसएसआर को। लेकिन हुआ क्या? जो पश्चिमी जर्मनी था उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन जो पूर्वी जर्मनी था उसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। अब हुआ यार कि करे क्या? पूर्वी जर्मनी ने देखा भाई हमसे सही तो पश्चिमी जर्मनी है, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने अमेरिका के पूंजीवाद को अपनाया और अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर लिया? मजबूत कर लिया। तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को
क्या किया? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार, और वहीं पे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी क्या हो गए, और यहीं से ही साम्यवाद की पतन की शुरुआत हो गई। समझ में आया? तो मैंने आपको अभी तीसरा क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन के कारण और चौथा क्वेश्चन बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी कीजिए, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अब अगला क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे, जो कि उन 50 क्वेश्चंस में पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया बर्लिन की दीवार। अब हमारे इस चैप्टर में यानी दो ध्रुवीयता के अंत के चैप्टर में और 50 क्वेश्चंस के पांचवा क्वेश्चन सोवियत विघटन के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है पहले प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शंस। प्रस्तावना में है कि सोवियत संघ दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व की राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे, और इस मोटे तौर पर 3 प्रमुख दूरगामी परिवर्तन है। तो क्या बोला गया इसमें? यही बोला कि जब सोवियत संघ यानी दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्था का जब पतन हो गया, जब यूएसएसआर और सोवियत संघ जब समाप्त हो गया, तो उसमें कुछ परिणाम आए, और उसका परिणाम हुआ कि क्या 3 बड़े दूरगामी परिवर्तन माने गए। अब 3 बड़े दूरगामी परिवर्तन क्या थे? तो नंबर 1 कि दूसरी दुनिया के पतन के बाद एक परिणाम हुआ कि शीत युद्ध का दौर या संघर्ष समाप्त हो गया। यानी कि मैंने क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ के पतन के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया वो परिवर्तन था कि शीत युद्ध का दौर का संघर्ष भी समाप्त हो गया, और समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली में जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी, जो विचारधाराओं में जो एक प्रतिद्वंदिता चल रही थी, वो भी शीत युद्ध के समाप्ति के बाद ही समाप्त हो गया। तो अब ये पूंजीवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा में अच्छा कौन है, कौन आगे निकलेगा, अब ये मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उसके बाद जैसे ही मुद्दा नहीं रहा, शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। तो आप सबको पता था कि उस समय यूएस और यूएसएसआर के बीच में हथियारों की होड़ चल रही थी, और जब हथियारों की होड़ चल रही थी तो उस हथियारों की होड़ को भी क्या कर दिया गया, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो शीत युद्ध के समाप्ति के बाद ही हथियारों की जो होड़ चल रही थी वो भी समाप्त हुई। अब जाकर विश्व में शांति की संभावना का जन्म हुआ। जहां पर पहले जो शीत युद्ध चल रहा था, जहां पर युद्ध की संभावना हो रही थी, वहीं पे सोवियत संघ के विघटन के बाद से अब विश्व में एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। नंबर 2, दूसरा पॉइंट कि दूसरी बड़ी दूरगामी परिवर्तन यह था कि अब विश्व की राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। अब क्या बदल गए वो सुनो। सबसे पहले अब क्या प्रभाव आया कि शीत युद्ध के अंत के समय अब केवल 2 संभावना हुई कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब 2 संभावनाएं हैं। 2 संभावनाएं क्या थी? तो सबसे पहले 2 संभावना ये थी कि जो इसमें बताया गया, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा। अब पता है आपको, एक ध्रुवीय कौन था, यानी कि अमेरिका, और 2 ध्रुवीय कौन था, यानी कि सोवियत संघ। तो अब ये बोला गया कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया और 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, तो क्या या तो महाशक्ति जो बची हुई है उसका दबदबा रहेगा, यानी कि विश्व एक ध्रुवीय बना रहेगा, या फिर देश के अलावा अलग अलग अंतरराष्ट्रीय अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अलग अलग समूह और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बनकर उभरेंगे और पूरा विश्व बहुध्रुवीय बनेगा। यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि शीत युद्ध के अंत की समाप्ति के बाद 2 संभावना हुई। पहली संभावना क्या थी? पहली संभावना ये थी कि जो अब अकेली जो महाशक्ति जो बची हुई है, क्या वही रहेगी? क्या विश्व एक ध्रुवीय रहेगा, या फिर अंतरराष्ट्र में अलग अलग देशों में एक छोटे छोटे देश मिलकर अपना एक समूह बनाएंगे, या पूरा विश्व एक बहुध्रुवीय बनेगा? लेकिन हुआ यही कि अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बन बैठा, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अब अकेली शक्ति जो थी वो केवल कौन? अमेरिका बनकर बैठ गया। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था हो गई। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरे अंतरराष्ट्र में एक प्रभुत्वशाली हो गई। क्यों? क्योंकि पहले उस समय 2 विचारधाराओं के बीच में बात चल रही थी, यानी कि अमेरिका की पूंजीवाद और सोवियत संघ की साम्यवाद। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से अब अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि पूरे विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्वशाली जमाती रही। और यही नहीं, इन्होंने 2 संस्थाएं भी बनाई, विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वहीं पर 2 संस्थाएं देशों को पूंजीवाद की और कदम बढ़ाने के लिए उन्हें कर्ज देना शुरू कर दिया।
यानी मैं रिपीट कर रहा हूं कि यानी कि अमेरिका पूंजीवादी देशों ने मिलकर के दो संस्थाएं बनाई थी। एक तरफ था विश्व बैंक और दूसरी तरफ था IMF। अब ये दोनों संस्थाओं ने विश्व के सभी देशों को, ठीक है, कर्ज देना शुरू कर दिया कि आइए और पूंजीवाद की तरफ आप अपना कदम बढ़ाइए। उसके बाद तीसरी बात यह हुई कि सोवियत संघ के खेमे के अंत का अर्थ, अब जब सोवियत संघ का खेमे का अंत हो गया तो उसका नए देशों का उदय हुआ। यानी कि जहां पर पहले सोवियत संघ बहुत सारे थे, वहीं पे विघटन के बाद से जो 15 गणराज्य थे वो अलग होते चले गए। यानी सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद से, इसका मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ और नए देशों का उदय हुआ। आगे है आपके सामने कि नए देशों का उदय, कुछ देश खासकर बाल्टिक गणराज्य। अब जो बाल्टिक गणराज्य है वो बाल्टिक गणराज्य यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। यानी क्या बताया गया, सोवियत संघ तीसरा नंबर, यानी 3 दूरगामी परिवर्तन। तो तीसरा दूरगामी परिवर्तन क्या था कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, नए देशों का उदय हुआ, उन्हें अब उन देशों को अपनी पहचान बनानी थी। इसलिए जो बाल्टिक गणराज्य थे उन्होंने यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय संघ से जुड़ना और पूर्वी यूरोप के देशों ने नाटो का हिस्सा और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। तो एक बार मैं दोबारा क्लियर करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से समझना। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम क्या था, तो इसके आप बताओगे सोवियत संघ यानी कि दूसरी दुनिया के पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप 3 दूरगामी परिवर्तन। तो नंबर 1 है कि दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम यह हुआ कि जो शीत युद्ध का दौर और उसका संघर्ष समाप्त हो गया और समाप्ति के साथ समाजवादी प्रणाली और जो पूंजीवादी प्रणाली के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी वो भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद से शीत युद्ध के बाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा कि कौन बेहतर है, क्या पूंजीवादी क्या समाजवादी, दोनों में से कौन एक दूसरे को पछाड़ पाएंगे। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्त होने पर हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और तब जाकर के एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। तो ये आपको पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, दूसरा ये कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गया। अब विश्व की राजनीति में जो शक्ति संबंध थे वो बदल गए। अब इसके दो शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावना नहीं। पहली संभावना कि जो बची हुई जो देश है, जो बची महाशक्ति है, क्या वही बनी रहेगी, क्या एक विश्व एक ध्रुव बना रहेगा, या भी छोटे देश एक साथ मिलकर और अंतरराष्ट्रीय में एक बहुध्रुवीय बनने का प्रयास करेंगे। मगर हुआ यही नहीं होगा और यहीं पे अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बनकर बैठ गया और उसके बाद से अपनी प्रतिष्ठा और अपनी ताकत से उसने पूंजीवाद को और अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की ओर प्रभुत्वशाली बनाया। और यही पूंजीवादी देशों ने मिलकर के 2 संस्थाएं बनाई, एक तरफ IMF और दूसरी तरफ विश्व बैंक, ताकि इन्हीं दोनों संस्थाओं ने मिलकर विश्व के कई देशों को पूंजीवाद की तरफ बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको कर्ज देना शुरू कर दिया गया। तो अब आता है नंबर 3 यानी तीसरा दूरगामी परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही तीसरी दूरगामिता के सोवियत खेमे का अंत हुआ तो इसका मतलब यह था कि नए देशों का उदय हुआ और जितने भी नए देश आए थे उन्हें अपनी पहचान बनानी थी, वो स्वतंत्र थे। इसीलिए जैसे कि बाल्टिक गणराज्य जो कि यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और जबकि वहीं पे पूर्वी यूरोप के देश जो कि किससे, वो नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को जो बताया, 5वां क्वेश्चन कि सोवियत संघ विघटन के परिणाम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है शॉक थेरेपी के परिणाम। अब शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में जानें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि 23 मार्च को आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनना। नंबर 1, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को भोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब शॉक थेरेपी अपनाया तो उनसे यह वादा किया गया था कि उनकी ये सारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। मगर हुआ क्या कि 1990 में जब अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई और आनंद नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई। यानी शॉक थेरेपी से देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर 1 कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जहां पर ले जाने के लिए शॉक थेरेपी ने वादा किया था, बल्कि शॉक थेरेपी के वजह से क्या हुआ, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था
तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। नंबर 2, रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित, यानी रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। अब सोवियत संघ में 15 गणराज्य, अब रूस की अर्थव्यवस्था का शॉक थेरेपी के उससे क्या हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और यही नहीं बल्कि 90% उद्योग, यानी कि यूएसएसआर के 90, रशिया के 90% उद्योग जो थे उसे औने पौने दामों में निजी कंपनी यानी निजी हाथों और कंपनियों के हाथों बेचना पड़ा और इसे ही सबसे बड़ा विश्व का गहरा सेल कहा गया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि रूस में पूरा का पूरा जो नियंत्रण औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया और यहीं तक कि जो 90% उद्योग थे उसे क्या किया, निजी हाथों और कंपनियों के हाथों औने पौने दामों में बेच दिया गया। इसे ही विश्व का सबसे बड़ा इतिहास का गहरा सेल कहा गया। नंबर 3, इस बिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिक, इस बिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। अब हुआ क्या कि भाई अब बेचने के लिए बड़े बड़े अधिकार पत्र दिए गए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने काला बाजारियों के हाथों अधिकार पत्र बेच दिया। अब काला बाजारियों के हाथों जब वो अधिकार पत्र बेच दिया, क्यों, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता और जरूरत थी। और लास्ट पॉइंट जो कि आपके सामने, रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, यानी रूस की जो मुद्रा रूबल थी उसमें गिरावट आने लगी और जैसे ही उसके पास जब गिरावट आई तब उसके बाद मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी चली गई। अब बात आती है मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की सामान्य कीमत से भी वृद्धि हो जाना। तो लोगों के पास जितने भी, जब वस्तु की कीमतें बढ़ने लगी तो जितने भी उनके पास पूंजी जमा थी वो सब की सब जाती रही। तो एक बार और मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि रिवीजन में वो चीजें क्लियर हो जाएं। तो ध्यान देना, सबसे पहले शॉक थेरेपी के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या था कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग को उस आनंद लोक तक ले जाना चाह रही थी जहां पर शॉक थेरेपी ने उसे ले जाने का वादा किया, मगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इसी क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। नंबर 2, रूस का पूरा जो नियंत्रण जो औद्योगिक ढांचे पे था वो चरमरा गया और चरमराने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही चरमरा गया तो 90% उद्योग जो थे उन्होंने निजी हाथों और निजी कंपनियों के हाथों औने पौने दामों में बेच दिया और इसे ही विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल के नाम से जाना गया। तीसरा, इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए, जैसे मैंने बताया, इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए, लेकिन सभी नागरिकों ने यह अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिया क्योंकि उन्हें धन की बहुत आवश्यकता थी। और अगला पॉइंट, जबकि चौथा पॉइंट है रूस की मुद्रा रूबल, और रूस की जो मुद्रा रूबल है उसमें भारी गिरावट देखने को मिला और मुद्रास्फीति के कारण जितने भी वहां की जनता थी उनकी जमा पूंजी जाती रही। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने 2 ध्रुवीयता के आप लोगों का 6 के 6 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। मैंने 50 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए जिससे कि आप लोग इसमें मेहनत करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। आपके एग्जाम से पहले मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ मेहनत करके आप लोगों को अच्छे स्कोर तक ले जाऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें और यही नहीं बल्कि आप मेरे साथ जुड़ते रहें। टेलीग्राम पे जितने भी मैंने 6 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं वो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे ताकि हम लोग और मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकें। ऑल द बेस्ट।